स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल स्टूडेंट अड्डा पे। जैसा कि कल हमने आप लोगों को बताया बाबर के प्रारंभिक जीवन के बारे में। बाबर के प्रारंभिक जीवन के बारे में तो कल बातचीत हो गई थी। आइए अब चलते हैं बाबर की भारत विजयों के बारे में, मतलब बाबर ने भारत में कहाँ कहाँ पर विजय किया। तो पहला टॉपिक हमारा है आज का, बाबर का भारत में आगमन। भारत में बाबर का आगमन कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, भारत में क्यों, बाबर भारत में ही क्यों आया और जगह पर क्यों नहीं गया। बाबर का पहला पॉइंट है, बाबर महत्वाकांक्षी था। महत्वाकांक्षी का मतलब क्या था, बाबर अपने साम्राज्य को क्या है स्थापित तो करना चाहता था, साथ ही साथ उसको बढ़ाना भी चाहता था। बाबर क्या चाहता था कि उसका साम्राज्य ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, बड़ा हो जाए। यही उसकी महत्वाकांक्षिता का क्या है, परिणाम है। बाबर साम्राज्य स्थापित करने के क्या था, लालसा उसके अंदर बहुत ज़्यादा थी कि वो क्या है ज़्यादा से ज़्यादा अपने साम्राज्य को बड़ा कर सके। जैसे कि हमने आपको बताया, इसी वजह से उसने क्या समरकंद पे बार बार एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार उसने अटैक किया, आक्रमण किया। क्यों? क्योंकि वो समरकंद को जीतना चाहता था। इससे क्या होता, उसका जो है साम्राज्य और बड़ा हो जाता। उसके निरंतर प्रयास थे। भारत विजय भी उसका कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षिता को ही दिखाता है। भारत की विजय जो है उसका महत्वाकांक्षिता का ही क्या है, एक परिणाम है। 1503 ईस्वी में उसने, फिर आता है 1503 ईस्वी में उसने तैमूर के द्वारा भारत में किए गए आक्रमण की कहानी सुनी। 1503 ईस्वी में उसने एक बूढ़ी औरत के मुंह से तैमूर के द्वारा भारत में किए गए आक्रमण की कहानी सुनी। किसके द्वारा, किसके किसके मुंह से सुनी थी, एक बूढ़ी औरत के मुंह से। क्या सुना था कि तैमूर ने भारत में बहुत सारा आक्रमण, बहुत बार आक्रमण किया और बहुत ज़्यादा धन यहाँ से लूट के ले गया। इससे क्या हुआ, ये भी भारत बाबर की महत्वाकांक्षिता को दिखाता है। बाबर क्या हुआ, यहीं से उसको प्रोत्साहन मिला, यहीं से उसका माइंड क्या हुआ, एक डाइवर्ट हो गया कि अब मुझे क्या है भारत में आक्रमण करना है। ठीक है, भारत में आक्रमण करना है। भारत में बाबर ने जो आक्रमण किया, धन लूटना तो उसका लालसा थी ही, धन लूटना आया था, लेकिन उसको एक मेन कारण हम नहीं बता सकते हैं कि बाबर जो है भारत में सिर्फ धन लूटने ही आया। बाबर, ये उसका सहायक कारण जरूर हो सकता है कि बाबर धन लूटने आया। बाबर क्या था, अपने साम्राज्य को बस स्थापित करना चाहता था। अब कहीं पे अटैक करेगा तो धन तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, ये तो उसकी दूसरी बात थी। तो सहायक कारण हो गया। इसका मुख्य कारण क्या था कि बाबर जो है अपने साम्राज्य को स्थापित करना चाहता था। पहले ही बताया बाबर क्या था, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी था। भारत की दुर्बल राजनीति, हाँ, ये सबसे बड़ा एक कारण था जिसने बाबर को भारत में अटैक करने का एक मौका दिया, आक्रमण करने के बारे में उसको सुझाव दिया। भारत की दुर्बल राजनीति, दुर्बल राजनीति को हम कह सकते हैं कि भारत में जब वैसे पड़ोसी मुल्क में किसी ने अपना आक्रमण किया तो यहाँ के लोग क्या थे, पहले से महत्वाकांक्षी थे, सेल्फिश थे, जिसको बोल सकते हैं स्वार्थी। जब उनके राज्य पर अटैक होगा तब वो देखेंगे। बगल वाले राज्य पे अगर अटैक हो भी गया, आक्रमण हो गया, तो उनसे कोई मतलब इस चीज़ का नहीं है। एकता नहीं थी इन लोगों के अंदर, ये लोग एक साथ नहीं हो सकते थे क्योंकि ये अपना अपना देखते थे। बगल पड़ोस में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं। जैसे कि आप लोग देखते हैं शहर की व्यवस्था, पड़ोस के घर में क्या हो रहा है उनसे कोई मतलब नहीं। जब उनके ऊपर आएगी वही आपदा, तभी वहाँ पे क्या है वो ध्यान देते थे। अगर जैसे देखें बिहार में क्या था, एक लोहानी वंश था, लोहानी वंश था, वो अलग भाग रहा था। पंजाब के सरदार लोग अलग भाग रहे थे। आगरा और दिल्ली पर तो उनके चाचा इब्राहिम लोदी के चाचा दिल्ली पर सत्ता अलग अपना दिखा रहे थे। ये सब क्या थे, भारत की दुर्बल राजनीति को दिखा रहे थे। सब अपने अपने को लेकर भाग रहे थे, कोई एक साथ नहीं था। यही कारण था कि भारत की स्थिति क्या थी, बहुत ज़्यादा दुर्बल थी। दक्षिण भारत में बहमनी राज्य क्या हुआ, दक्षिण भारत में बहमनी राज्य 5 भागों में बट गया। 5 भागों में बट गया। कौन कौन से थे, बरार, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर। ये क्या थे, दक्षिण भारत के ही राज्य थे जो 5 भागों में क्या हुए, बाद में बट गए। आइए दिखाते हैं आपको मैप के थ्रू कि इनके 5 राज्य कहाँ कहाँ पे थे। ये आप जैसा देख पा रहे हैं यहाँ पे, फिर लोधी,
सुल्तान से मुकाबला। अब बाबर का इससे कहाँ हुआ, इसके बाद हुआ लोधी सुल्तान से। आपको तो बस इसकी महत्वाकांक्षिता के बारे में आपको बता दिया गया। और क्या हुआ, बाबर के आक्रमण के बारे में पता चल गया। बाबर ने आक्रमण के लिए कहाँ से इसको प्रेरणा मिली थी, एक बूढ़ी औरत से इसको प्रेरणा मिली थी कि भारत में क्या है, तैमूर ने यहाँ पे क्या आक्रमण किया है, बहुत ज़्यादा धन लूट के ले गया। बाबर खुद बाद में लालचित हुआ कि मुझे भी वहाँ से जाना चाहिए, ठीक है। और दूसरा कारण इसका आप देखिए, बाबर तुगलका युद्ध नीति। तुगलका युद्ध नीति क्या होती है, बाबर ने सर्वप्रथम सबसे पहले तुगलका युद्ध नीति जो सीखी थी उसका उपयोग कहाँ पर किया। इसका सबसे पहला उपयोग उसने किया पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी के विरुद्ध। ये तुगलका युद्ध नीति होती क्या, इसमें होता ये कि जैसे आधी सेना को दाईं ओर से भेजा जाता है, आधी सेना को बाईं ओर से, और जो कुछ सैनिक बचे हुए होते हैं उनको पीछे से आक्रमण करने के लिए बोला जाता है। इसका मतलब ये था कि बाबर जो था कूटनीतिक तरीके से जीतता था, गलत तरीके से वो युद्ध करके जीतता था। ये इसने सीखा कहाँ से था, ये उज्बेक जो कबीले थे, उज्बेक जाति जो बढ़ रही थी वहाँ से सीखा था, क्योंकि ये वहीं से निरंतर ये हार रहा था। तो ये हारता तो था, लेकिन हारने के साथ साथ ये बाद में देखता था कि ये हारा क्यों, उसका कारण क्या था हारने का। तो इसको देखने को मिला कि तुगलका नीति का उपयोग कौन करते थे, उज्बेक कबीले के लोग। और उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, शैबानी खां। और शैबानी खां कौन था, ये वही था जिसने समरकंद में बाबर को वो क्या हुआ, उसको अपनाने नहीं दिया था। बाबर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था, शैबानी खां। यही क्या था, इनका नेता था, किसका, उज्बेक जाति का। इसके नेतृत्व में ही क्या था, उज्बेक जाति के लोग आक्रमण करते थे। इसी से इसने सीखा तुगलका नीति। तुगलका नीति जो थी इसने सबसे पहले पानीपत के युद्ध में ही इब्राहिम लोदी के खिलाफ प्रयोग किया। फिर दूसरा था तोप खाने के प्रयोग में निपुण। तोप खाने के प्रयोग में तो भाई ये लोग बहुत ज़्यादा निपुण थे। सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग ही इसने स्टार्ट किया भारत में। अभी तक तो सारे लोग क्या थे, तलवार से, भाले से, खंजर से लड़ाई कर रहे थे। इसने नई युद्ध नीति अपनाई। अपने नई युद्ध नीति का अपनाने के बाद इसने क्या हुआ, तोप खाने का प्रयोग किया, बंदूकों का प्रयोग किया, गोले बारूदों का प्रयोग किया। इससे क्या होता था, सामने वाला तो पता चला अभी भारत में आया ही नहीं था तोप खाना वगैरह, ये लेकिन यूज़ कर रहा था। तो इसके जो घोड़े होते थे, हाथी होते थे, वो तो पहले से ही ट्रेंड होते थे, वो कई जगह युद्ध लड़ चुके होते थे, तो उनको तो दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन सामने वाली जो लड़ रही होते थे लोग वहाँ पे, उनके घोड़ों को, हाथी को दिक्कत होती थी। वो अपनी सेना को क्या है, कुचल देते थे। यही कारण था पानीपत में इब्राहिम लोदी के युद्ध के हारने का सबसे प्रमुख कारण क्या था, उसके ही हाथी बाद में उसका क्या हुए, एक दुष्परिणाम बन गया कि बाद में क्या हुआ, खुद उसके ही हाथियों ने अपनी सेना को क्या कुचल डाला, क्योंकि वो क्या थे, इसके बारे में कुछ जानते नहीं थे। और बाबर जो है काबुल में रहते हुए भी उसने क्या अपनी क्षमताओं को और साधनों को प्राप्त करने की कोशिश अच्छी की, जिससे उसने युद्ध नीति से की। इसके दो वो थे जो तोप खाने को देखते थे, दो लोग थे। कौन थे, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां। इसके क्या थे, दो तोपची थे जो तोप खाने को देखते थे। इन्हीं दोनों ने मिलकर तोप खाने को क्या है और ज़्यादा अच्छा बनाया, जो भारत में जीतने का सबसे मुख्य कारण इसका बना। फिर तीसरा कुशल और साहसी सैनिक क्या थे, इससे कुशल थे। कुशल का मतलब अच्छी तरीके से इनको ट्रेनिंग दी जाती थी। कम थे इब्राहिम, जैसे पानीपत का आप युद्ध में देखी थी, इब्राहिम लोदी की सेना बहुत बड़ी थी, उसके कंपेयर में बाबर की सेना जो थी बहुत ज़्यादा छोटी थी। कहाँ उसके 40,000 और इसके कहाँ थे 12,000 सैनिक। लेकिन इसके सैनिक क्या थे, कुशल थे, योग्य थे और साहसी सेनापति। उसके सैनिक जो क्या थे, बहुत ज़्यादा कुशल थे। कुशल का मतलब कि जो बाबर था उसने अपने सैनिकों को बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रखा था। क्यों ट्रेंड कर रखा था, क्योंकि वो हर जगह पर जाता था युद्ध लड़ने के लिए, उसके सैनिकों की संख्या कम थी। तो उसने सोचा कम सैनिकों से जीतने का मतलब कैसे, कि उन्होंने क्या किया, उसको वेल ट्रेंड कर रखा था। क्योंकि वो क्या था, खुद ही एक साहसी सेनापति था। साहसी सेनापति का मतलब क्या है, इतिहासकार इसके बारे में ये बताते हैं कि इसने लगभग भारत में सभी नदियों को तैरकर पार किया। ये घोड़े से क्या था, 80 मील तक का सफ़र एक बार में बैठ के कर सकता था। इसका मतलब क्या था, ये शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। ये इसके बारे में और भी बातें बताई जाती हैं कि ये एक साथ अपने बाजुओं में 2-2 सैनिकों को या 2-2 इंसानों को लेकर काफ़ी दूर तक की यात्रा कर सकता था। तो ये क्या था, शारीरिक रूप से तो बहुत ज़्यादा ये क्या था, शक्तिशाली था। इसी वजह से बोला जाता है कि बाबर जो था एक साहसी सेनापति था और इसके सैनिक भी कुशल थे।
इसके सैनिकों ने क्या कुशलता का प्रदर्शन आप जानते हैं कि पानीपत के प्रथम युद्ध में उन्होंने क्या है अच्छे से दिखाया था। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में दौलत खां लोधी। दौलत खां लोधी कौन था? दौलत खां लोधी वही था जो दिल्ली जो इब्राहिम लोधी के चाचा की क्या कर रहा था, हेल्प कर रहा था। इब्राहिम लोधी की चाचा इसी से हेल्प लेना चाह रहे थे। फिर दूसरा आता आलम खां लोधी, और ये थे कौन? इब्राहिम लोधी के ये चाचा थे। इब्राहिम लोधी आ गया। फिर इसके बाद है महमूद लोधी। फिर इसके बाद है राणा संग्राम सिंह। दौलत खां लोधी, आलम खां लोधी, इब्राहिम लोधी, महमूद लोधी और राणा संग्राम सिंह। जो दौलत खां लोधी थे ये इब्राहिम लोधी के चाचा कौन थे? आलम खां लोधी। ये आलम खां लोधी जो था दिल्ली पे अधिकार करना चाहता था, दिल्ली की सत्ता को अपनाना चाहता था, लेकिन ये मदद किसकी लेना चाहता था? ये सोच रहा था कि दौलत खां लोधी इसकी क्या कर दे, हेल्प कर दे दिल्ली की सत्ता को अपनाने के लिए, ये क्योंकि वहाँ पे अधिकार दिखा रहा था। इब्राहिम खां लोधी का चाचा कौन था? आलम खां लोधी। और महमूद लोधी इब्राहिम खां लोधी का छोटा भाई था। और राणा सांगा, तो आप सभी लोग जानते हैं राणा सांगा कौन था। राणा संग्राम सिंह का दूसरा नाम ही क्या है? राणा सांगा, जिनके बारे में बताया जाता है कि इन्होंने क्या है 100 से ज़्यादा युद्ध लड़े। इनके शरीर में इतिहासकार बताते हैं कि 80 से भी ज़्यादा घाव थे इनके शरीर में। तो ये थी बाबर की मुगल उसके सुल्तानों के मुकाबले के बारे में। तुगलका नीति को अपनाया तोप खाने की वजह से। तुगलका नीति मैंने आपको बता ही दिया, दाएं तरफ से आधे सैनिक, बाएं तरफ से आधे सैनिक, और बचे हुए सैनिकों को क्या करता था पीछे से। ये कूटनीतिक तरीके से युद्ध को जीतने की क्या कहलाती थी? तुगलका नीति। और ये क्या था? ये साहसी सेनापति इस वजह से बना, अगर हम देखें, क्योंकि ये बहुत कम उम्र में क्या हुआ, इसको राजगद्दी देनी पड़ी। और इसके आते ही क्या हुआ कि कठिनाइयों का बोझ इसके ऊपर आ गया। मतलब कि ये 11 साल की उम्र में इसके जैसे इसके पिता की मृत्यु हो जाती है, इसको गद्दी मिल जाती है। अब कोई भी होगा, जाहिर सी बात है, अगर कम उम्र में उसको क्या है स्टार्टिंग से किसी चीज़ को अगर तुम तैयारी प्रिपरेशन करने लगो किसी चीज़ की कम एज से, तो तुम उस एज में पहुँचते पहुँचते उसकी क्या है अच्छे से प्रिपरेशन क्या है कर सकते हो। वही चीज़ ये थी इसके पास थी। ये 11 साल से इसने क्या शासन करना स्टार्ट कर दिया था। फिर बाद में क्या हुआ, ये उज्बेकों से भी हारने के बाद इसकी अच्छी बात क्या थी, ये एनालिसिस करता था अपने आप को, देखता था कि कारण क्या थे इसके हारने के। तो इसने देखा कि उन लोगों ने क्या तुगलका नीतियों को अपनाया। फिर इसने सबसे पहले तुगलका नीति आपको मैंने बताई था कि पानीपत के युद्ध में इसने क्या है उसका प्रदर्शन किया था। फिर आता है बाबर के भारत पर आक्रमण। बाबर ने पानीपत से भी पहले 4 आक्रमण किए। पहला आक्रमण प्रथम 1519 में किया था, फिर उसके बाद 1519 में दूसरा किया, फिर तीसरा 1520 में किया। 1520 में इसने क्या किया, जितनी सीमाएं थी आसपास की उनको जीतना स्टार्ट कर दिया। क्यों? ये भी हो सकता है वो इस वजह से जीत रहा हो कि उसके पास सैनिकों की संख्या जितने बार वो जीतेगा बढ़ेगा, महत्वाकांक्षी तो पहले से था, अपने भूभाग को भी बढ़ाना चाहता था। तो उसने 1519 में क्या किया कि बाजौर और भेरा की सीमा को जीत लिया। लेकिन वहाँ से जीतने के बाद वो क्या हुआ, तुरंत वापस चला गया। पर इसके जाते ही क्या हुआ, इसके हाथ से बाजौर और भेरा दोनों ही क्या हुए, दोनों ही राज्य इसकी जो सीमा थी वो निकल गई मुगलों के हाथ से। तो ये दोबारा से इसने फिर उसी साल 1519 ईस्वी में दोबारा से अटैक किया। लेकिन इस बार क्या हुआ, वो पेशावर से ही वापस चला गया। फिर आते हैं इसका तीसरा युद्ध। तीसरा युद्ध कब हुआ? तीसरा युद्ध हुआ 1520 में। इसने बाजौर और भेरा को तो जीता ही, साथ में 1520 में सियालकोट और सैयदपुर को भी जीत लिया। कौन सा? सियालकोट और सैयदपुर। और चौथा आक्रमण इसने क्या किया? चौथा आक्रमण इसने किया था 1524 में। 1524 में इसने चौथा आक्रमण किया। बाजौर, भेरा, सियालकोट, सैयदपुर के साथ साथ ये पंजाब की भूभाग में भी प्रवेश कर गया। पंजाब के भूभाग में प्रवेश करते इसने लाहौर और दीपालपुर को जीत लिया। लाहौर और दीपालपुर को जीतने के बाद अब क्या हुआ, इसका भूभाग बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। ये तो पढ़ाना ही पहले से चाहता था कि इसका भूभाग क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा हो। फिर आते हैं इसके इब्राहिम लोदी और बाबर के बारे में। इब्राहिम लोदी और बाबर तो आप सभी लोग जानते हैं, दोनों की सबसे पहले लड़ाई पानीपत के युद्ध, जो बाबर का 5वां युद्ध था, वही पानीपत के युद्ध के नाम से क्या है जाना जाता है। और आपको थोड़ा सा समरी बता दें बाबर के बारे में, तो खैर आपको पता ही चल गया। इब्राहिम लोदी कौन था? इब्राहिम लोदी जो था इसी के बाबर ने क्या था पानीपत के युद्ध में हराया था। आपको कारण मैंने बताया कि इब्राहिम लोदी को हारने के क्या क्या कारण थे। वो क्या था, कुशल सेनापति भी नहीं था, उसके जो सैनिक थे वो भी अगर बाबर के कैंपेन में देखे जाए तो ट्रेंड नहीं थे। ट्रेंड के साथ साथ क्या था, उनमें शैक्षिकता की कमी थी, वो ज़्यादा समझते नहीं थे। वो क्या था, बाबर के सैनिक जो थे वो ट्रेंड थे। क्यों? क्योंकि वो खुद ही कुशल सेनापति था।
और उसके जो हाथी वगैरह थे वो उसको ट्रेनिंग मिली नहीं थी कि कैसे गोला बारूद और तोपों के सामने रुका जाए। जो इब्राहिम लोदी के हाथी थे उसके दुश्मन खुद ही उसके हाथी बन बैठे बाद में। सबसे मेन कारण तो यही है कि उसके जो हाथी थे वही उसके दुश्मन बन बैठे वापस सेना को कुचलने, क्योंकि हाथियों को तो पता नहीं है कि अपनी सेना कौन सी और बाबर की सेना कौन सी। वो तो जाहिर सी बात है, अगर कोई भी तोप या फिर गोले बारूद का प्रयोग करेगा तो पीछे अपनी जान बचाने के लिए भागेंगे। तो उसने क्या किया, वापस में आके अपने ही सैनिकों को, अपनी सेना को कुचलना स्टार्ट कर दिया। ये कारण था बाबर और इन दोनों का। और पानीपत का प्रथम युद्ध तो आप सभी को पता कब हुआ था, वो बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। अब इसके बाद आते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, 21 अप्रैल 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। और इसके किस किस के बीच हुआ, ये इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ। इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ। ये कब हुआ, 1526 में। और बाबर को भारत में आमंत्रित किसने किया था, बाबर को आमंत्रित पंजाब के जो सूबेदार थे दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी ने मिलकर ही आलम खां ने बाबर को क्या है आमंत्रित किया था कि आओ भारत में आकर आक्रमण करो। और संभवतः बाबर को हेल्प देने की बात किसने बोली थी, बाबर को हेल्प देने की राणा सांगा ने बोला। लेकिन बाद में क्या है, राणा सांगा चूँकि चालाक किस्म का इंसान था वो पीछे हट गया। उसने सोचा कि इब्राहिम लोदी और बाबर को क्या है, दोनों को आपस में लड़ा देते हैं। इसके बाद क्या होगा, दोनों में से क्या हो जाएंगे, दोनों उनकी शक्तियाँ दुर्बल हो जाएंगी। या फिर दुर्बल होने के बाद क्या होगा, इन दोनों में से कोई एक हारेगा। हारने के बाद जो जीतेगा उस पर ही अटैक करके उसको हरा सकता है, क्योंकि उस समय उसकी स्थिति कमज़ोर हो जाएगी। इसको लगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाबर क्या है, पानीपत का युद्ध लड़ने के बाद वो भारत में रहने के लिए सेटल हो गया। ये चीज़ फिर राणा सांगा को समझ में नहीं आई। इसी वजह से राणा सांगा का और इनका युद्ध होता है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कब होता है और कैसे क्या कारण थे। ठीक है, अगर डॉक्टर आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव के अनुसार हम देखें तो बाबर की सैनिकों की सेना 1200 बताई जाती है। और 1200 का पंजाब को जीतने के युद्ध के बाद इसकी सेना क्या हुई, 25,000 हो गई। अब वो बात 12 से 25 कैसे हो गई कि उसके जो सैनिक हारे थे, वो जब हार गया बाबर जीता तो उसने क्या किया, वहाँ के सैनिकों को अपने टीम में क्या अपने पास मर्ज कर लिया, अपने में क्या मिला लिया। इस वजह से क्या उसकी 1200 से सैनिक उठ के और 25,000 हो गए। इब्राहिम लोदी की सेना के हाथी जो थे वो बताए जाते हैं कि 1,000 थे। अगर हालांकि देखें तो इब्राहिम लोदी की सेना बाबर की सेना से बहुत ज़्यादा थी, लेकिन क्या थी, बस वो ट्रेन नहीं थी, वो इतना ज़्यादा वो नहीं थी कि वो 40,000 थी और इसकी थी 12,000। फिर भी अंतर गैप कैसे था, क्योंकि इसकी जो सेना थी वो वेल ट्रेन थी। और अगर और भी इतिहासकार थे, जैसे रस्कुल के द्वारा अगर हम देखें, रस्कुल विलियम जो था ये फॉरेनर था। रस्कुल विलियम ने ये बताया कि इसकी संख्या 8,000 थी। हो सकता है इसकी संख्या 8,000 तब रही हो जब ये भारत में अटैक करने के लिए आया था, भारत में आक्रमण करने के लिए जब ये आया। हो सकता है रस्कुल विलियम ने उस समय की संख्या को बताया हो, लेकिन बाद में इसकी संख्या क्या हो गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि छोटे छोटे सीमाओं को इसने जीतना स्टार्ट कर दिया। सीमाओं को जीतना स्टार्ट कर दिया तो सीमा से जो जीतता था वहाँ के सैनिक उस पर क्या कर देता था, मर्ज कर देता था। और बाबर क्या होता है, इब्राहिम लोदी और बाबर की पानीपत की वहाँ पे युद्ध होता है। बाबर क्या होता है, बाबर की सेना जो है, बाबर की सेना दिल्ली की ओर बढ़ती है और इब्राहिम लोदी की सेना पंजाब की ओर बढ़ती है। दोनों की सेना आपस में जाके एक जगह पे मिलती हैं, वहाँ का नाम क्या था, पानीपत, जो आज के समय पे हरियाणा में है। इन दोनों की सेनाएं क्या है, आमने सामने पानीपत के मैदान में आके मिलती हैं। और अगर ये देखा जाए कि छुटपुट युद्ध इन लोगों के होते रहते थे, छुटपुट युद्ध आए दिन चलते रहते थे, लेकिन जो 21 अप्रैल का दिन था 1526 में, इस दिन क्या हुआ, इसी दिन पानीपत का युद्ध हुआ। पानीपत का युद्ध का हुआ 21 अप्रैल 1526 को। और सुबह प्रातःकाल युद्ध स्टार्ट हुआ और क्या हुआ, दोपहर में इसका निर्णय हो गया। निर्णय होने का मतलब है इब्राहिम लोदी इस युद्ध में क्या है, मारा गया और बाबर की क्या हुई, इस युद्ध में विजय हो गई।